हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2024 में रिलीज हुई अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी स्पीक नो एविल का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं जेम्स वॉटकिंस, जो जाने जाते हैं ईडन लेक के लिए। ये मूवी रीमेक है 2022 में आई सेम नाम की डैनिश मूवी का, जिसे मैंने 2022 की बेस्ट हॉरर मूवी बताया था। और ये रीमेक बनाया है ब्लमहाउस ने। लीड रोल में आपको देखने मिलेंगे जेम्स मैकवॉय। अगर आपने ओरिजिनल मूवी नहीं देखी तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप पहले जाकर उसे देखो। अब तो हिंदी में भी अवेलेबल है। मूवी देखने के बाद उस पे बनाई मेरी 2 साल पुरानी वीडियो देखना, क्योंकि 1-2 रात की नींद तो उड़नी चाहिए। उसके बाद आकर ये वीडियो देखना, तभी आप बेहतर जज कर पाओगे इस रीमेक को। वीडियो के आखिर में मैं अपना रिव्यू दूंगा और दोनों मूवीज में जो फर्क है वो भी आपको बताऊंगा, साथ ही कुछ बिहाइंड द सीन जानकारी भी दूंगा। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी की ओपनिंग एकदम ओरिजिनल मूवी की तरह है। एक ब्रिटिश कपल ड्राइव करते हुए किसी जगह पर पहुंचा है अपने बेटे के साथ। वो जगह है इटली का कोई होटल और कपल है पैडी और कियारा, जो कि वेकेशन के लिए आए हैं और उनके बेटे का नाम है एंट। उस होटल में एक अमेरिकन कपल भी आया हुआ है, लुइस और बेन डेल्टन, जिनकी एक बेटी है एग्नेस। तो दोनों फैमिली लगभग एक जैसी है। सुबह हर कोई रिलैक्स कर रहा था, तभी पैडी बेन के पास आकर पूछता है कि क्या ये चेयर फ्री है। अब वैसे तो वो चेयर एग्नेस की थी, फिर भी अच्छा जेस्चर दिखाते हुए बेन ने दे दी। दोनों फैमिलीज को जब हम थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं तो पता चलता है कि अमेरिकन फैमिली थोड़ी रिजर्व्ड है और ब्रिटिश फैमिली एकदम ओपन। वो मौज मस्ती करने आए हैं, नए दोस्त बनाने आए हैं, जबकि ये शायद किसी प्रॉब्लम से अपना ध्यान बटाने के लिए आए हैं, यानी बस मन हल्का करने। दिन में डेल्टन्स मार्केट में घूम रहे थे, तभी एग्नेस देखती है कि उसका टॉय बनी हॉपी खो चुका है। हॉपी के बिना एग्नेस को एंग्जाइटी होने लगती है और लुइस बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि सड़क पे ऐसा हो, इसलिए उसने बेन को बोला कि हॉपी को ढूंढ कर लाओ। बेन चाहता तो नहीं था, लेकिन उसे जाना पड़ा। काफी देर तक वो भटकता रहा, एक एक कोना उसने छान मारा, लेकिन हॉपी नहीं मिला। यहाँ पर वो ब्रिटिश फैमिली जरूर दिखाई दी, बहुत केयरलेसली स्कूटर चलाते हुए। आखिर में थक हार कर जब वो वापस आया तो देखता है कि हॉपी तो मिल चुका है उसी ब्रिटिश फैमिली को। यहाँ पर उनकी हाय हेलो होती है, पर एंट किसी को भी हाय नहीं बोलता। वो एकदम चुपचाप खड़ा था। तब कियारा बताती है कि बोलने में एंट को दिक्कत होती है। अब उनका स्कूटर देखकर एग्नेस को भी स्कूटर पे घूमने का मन करने लगा, तो पैडी बोला कि चलो मैं घुमा देता हूँ, क्योंकि ना तो उसके पास हेलमेट था और ना ही वो ठीक से स्कूटर चलाता है। बेन ने तो अभी अभी देखा भी था, फिर भी वो कुछ नहीं बोला। बेटी ने जिद की, माँ ने हामी भर दी, बाप चुपचाप खड़ा रहा, जिसके चलते पैडी एग्नेस की जान को खतरे में डालते हुए एक डेंजरस राइड करा के वापस ले आया। इसके बाद दोनों फैमिलीज ने साथ में लंच किया और ढेर सारी बातें भी की, जिससे हमें भी काफी कुछ पता चल पाया। जैसे कि डेल्टन्स वैसे तो अमेरिकन है, लेकिन हाल ही में ये लंदन में शिफ्ट हो गए थे नया काम सेटअप करने के लिए, लेकिन वो काम शुरू होने से पहले खत्म हो गया, जिस वजह से बेन फिलहाल बेरोजगार है और साथ में लुइस भी। ये भी पहले जॉब किया करती थी, लेकिन अमेरिका छोड़ना पड़ा तो साथ में जॉब भी छोड़नी पड़ी। यानी कि हमारा अंदाजा सही था। इन्होंने लाइफ में जो नया स्टेप लिया, उसके चलते लाइफ में ऐसा चेंज आ गया कि तीनों घर में बैठ गए। दिन ब दिन निराशा बढ़ती जा रही थी, तो मन को डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पर घूमने आ गए। ये सब सुनकर पैडी उन्हें बोलता है कि तुम हमारे घर घूमने आना, वहाँ पे बहुत शांति है। तो फॉर्मेलिटी के लिए बेन ने भी हाँ कर दी। फिर पैडी बताता है कि पहले जब वो डॉक्टर था तो उसका भी कुछ ऐसा ही हाल था, पर अब वो सिर्फ एंजॉय करता है। यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि लुइस वेजिटेरियन है, और इसके लिए पैडी ने भी उसे अप्रिशिएट किया, ये बोलकर कि यही तो फ्यूचर है। थोड़ी देर बाद एंट और एग्नेस खेलने चले जाते हैं, और तब हम देखते हैं कि एंट का खाना तो वैसे का वैसा ही पड़ा है। पैडी बताता है कि एंट की जीभ नॉर्मल बच्चों से छोटी है, वो छोटी जीभ के साथ पैदा हुआ था, इसलिए उसे बोलने में परेशानी होती है। ऐसे दिन में कई बातें हुई, फिर कई बातें रात में हुई, और एक साथ टाइम बिताते बिताते दोनों फैमिलीज दोस्त बन गई। लेकिन ये दोस्ती बस कुछ ही पलों की थी, क्योंकि फिर सब अपने अपने घर पहुंच गए। लेकिन घर पहुंच के डेल्टन्स का फिर से वही पहले वाला हाल हो गया। बेन के पास काम नहीं है, ऊपर से लुइस के साथ भी उसका रिलेशन कुछ अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि उसने लुइस को चीट करते हुए पकड़ लिया। बेसिकली किसी आदमी से सेक्सटिंग करते हुए, उसके न्यूड्स देखते हुए। दोनों ने सॉर्ट आउट
आउट करने की तो बहुत कोशिश की, जिसमें वो इटली की ट्रिप भी शामिल है, लेकिन एक हिचक है जो अभी तक गई नहीं और लगता भी नहीं कि जाएगी। एग्नेस का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ऊपर से उसकी एंग्जाइटी वाली प्रॉब्लम। बेन तो चाहता है कि वो धीरे धीरे हॉपी को अपने से दूर कर दे, लेकिन वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी बेन ने उसे बोल दिया कि तू 12 साल की होने वाली है, इसलिए हॉपी से अलग होना पड़ेगा। सोचा था कि ट्रिप के बाद थोड़ा बेहतर फील करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर इसी निराशा के बीच उनके पास एक मेल आता है उसी ब्रिटिश फैमिली की तरफ से, जिसमें उन सब की फोटो थी और फोटो के पीछे था इनवाइट कि हमारे फार्म पर आओ, काफी अच्छा लगेगा। ये बढ़कर बेन को लगा कि शायद यही ठीक रहेगा। एग्नेस दोबारा एंड से मिल लेगी तो शायद बेहतर फील करेगी, क्योंकि पुराने दोस्त तो सारे अमेरिका में हैं और शहर की भीड़ भाड़ से दूर जाना हमारे लिए भी नया एक्सपीरियंस होगा। बस यही सोचकर तीनों गाड़ी में बैठकर निकल पड़े और ड्राइव करते करते रात हो गई। जंगल वाला सुनसान रास्ता था जिसपे नेटवर्क भी नहीं थे, फिर भी जैसे तैसे रास्ता खोजते हुए वो फार्म तक पहुंच गए। पैडी और कियारा ने उनका अच्छे से वेलकम किया। उनका घर काफी तंग था, चलने फिरने की जगह भी मुश्किल से थी, फिर भी वो अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहे थे। बेन और लुइस के लिए उन्होंने एक अलग रूम तैयार किया हुआ था जो कि उनके हिसाब से छोटा ही था, इंक्लूडिंग बेड, पर जो भी था ठीक था, क्योंकि एग्नेस के लिए तो वो भी नहीं था। एग्नेस के सोने का इंतजाम एंड के रूम में किया हुआ था जो कि एटिक में है, तो वहाँ पर जगह और भी कम है। एंड खुद एक छोटे से बेड पर सोता है और एग्नेस के आने के बावजूद भी वो बेड पर ही सोएगा। एग्नेस सोएगी फर्श पे, उसका बिस्तर वहीं किया हुआ है। ये देखकर एग्नेस के होश उड़ गए। वो तो उसकी माँ ने उसे शांत रखा जिसके खुद के होश उड़े हुए थे। मेहमानों को नीचे सुलाओगे, खुद बेड पे सोओगे। अजीब तो था, पर वो कुछ बोली नहीं, क्योंकि बोलने का मुंह ही नहीं पड़ा। और हाँ, एंट ने अब भी कोई हाय हेलो नहीं बोला। ये एग्नेस को लेकर इतनी दूर आ गए कि एंट से दोबारा मिलकर खुश होगी, पर एंट तो पूरी तरह उसे इग्नोर कर रहा है। खैर, डिनर में उन्होंने नॉन-वेज बना रखा था। उनके फार्म की सबसे खास बत्तख उन्होंने डेल्टन्स के लिए पका डाली और पैडी ने सबसे पहली बाइट खिलाई लुइस को, जबकि वो अच्छे से जानता है कि लुइस वेजिटेरियन है। उसने तो खुद तारीफ भी की थी, लेकिन घर बुला के मीट खिला रहा है। अच्छा बनने के चक्कर में लुइस भी मना नहीं कर पाई, क्योंकि उनकी सबसे खास बत्तख थी ना, तो मजबूरन उसे बाइट लेनी पड़ी। हालांकि जल्दी उसने पूरी बाइट थूक दी। जब वो दोनों देख नहीं रहे थे तब पैडी और कियारा एकदम ऐसा बर्ताव कर रहे थे मानो उनके बचपन के दोस्तों। कूड़ा भी उन्होंने बेन के हाथों फिकवाया। इतनी बेशर्मी। मगर वो बेशरम है तो ये भी कौन सा कम है। ये भी तो एक बार की मुलाकात में बेशर्मों की तरह उनके घर आकर पड़ गए। कूड़ा फेंकने वो बाहर गया, तभी अचानक एंट आकर अपना मुंह खोलकर उसके सामने खड़ा हो गया। वो बेन को अपनी जीभ दिखा रहा था, पर बेन को समझ पाता उससे पहले पैडी आकर एंट को वापस अंदर ले गया। फिर डिनर के बाद चारों बैठकर बातें कर रहे थे, तभी एंट जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगा। बेन और लुइस को ये अजीब लग रहा था, लेकिन पैडी और कियारा बोले कि ये तो एकदम नॉर्मल है। एंट कभी कभी ऐसे रोता है उसकी परेशानी की वजह से। इसके बाद जब सोने का टाइम हुआ तो लुइस देखती है कि बेड की चादर पर बड़ा सा दाग लगा हुआ था। हर चीज मैली थी, पर फार्म पे इतना उतना तो झेलना ही पड़ेगा। बेन उसे समझाता है और समझाते समझाते दोनों करीब आने वाले थे कि तभी रूम का दरवाजा खुल गया। वो एग्नेस थी जिसे नींद नहीं आ रही थी। अब बेन तो उसे वापस सुलाने लेकर जा रहा था, पर लुइस ने उसे अपने साथ लेटा लिया। बस फिर क्या था, तीनों को भिज भिजाकर उसी छोटे से बेड पर सोना पड़ा। फिर अगली सुबह सभी घूमने निकल पड़े। वो जंगल में पिकनिक मना रहे थे, जिस बीच एग्नेस झूला झूलना चाह रही थी, लेकिन एंट उसके सामने खड़ा था और बोलने पर भी वो हट नहीं रहा था। तब लुइस ने पैडी को बोला तो पैडी ने बड़ी बुरी तरह झिंझोड़ कर उसे आगे से हटा दिया। लुइस और बेन बस देखते रह गए। इसके बाद पैडी उन्हें लेक के पास ले गया, जहाँ पर पैडी और कियारा ने एकदम से कपड़े उतार दिए, जबकि इस फैमिली के लिए ये काफी ऑकवर्ड था। और हम ये भी देख पाए कि कियारा की बॉडी पर ब्रूसेस पड़े हुए हैं। पैडी एंट को लेकर लेक में कूद गया और कूदने के बाद पता चला कि एंट को तो तैरना ही नहीं आता। बेन को उसकी चिंता हो रही थी, पर पैडी बोल रहा था कि सीख जाएगा, मैंने भी ऐसी सीखा था, तैरो या डूब जाओ। फिर घर पहुंचकर लुइस बेन को कहती है कि हमें बहाना बनाकर यहाँ से निकल जाना चाहिए, मुझे ये लोग पसंद नहीं आ रहे। और उसके बोलते ही वहाँ पर कियारा आ गई उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करने, जो ये बाहर जाकर करेंगे किसी डाइनर में। बस ये सुनकर लुइस को भी बुरा लगने लगा कि शायद मैं कुछ ज्यादा रिएक्ट कर रही हूँ। ये बेचारे तो हर तरह से हमारा ख्याल रख रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्ट हम भी कर लेंगे तो क्या बुरा हो जाएगा। रात को सब जाने के लिए तैयार हो गए सिवाय एंट के, क्योंकि बच्चे नहीं जा रहे। बच्चे घर पे ही रहेंगे और उनका ध्यान रखने के लिए पैडी ने बुलाया है मोहिजिद नाम के आदमी को। ये जानकर लुइस चिंतित तो उठी, क्योंकि ऐसा कुछ तो कियारा ने बताया ही नहीं था, वरना ये मना कर देते। एग्नेस को छोड़कर जाने का मन तो नहीं था, फिर भी मन मारकर जाना ही पड़ा पैडी की रैश ड्राइविंग झेलते हुए। जिस डाइनर में वो गए उसे चला रहा था माइक, और वहाँ पर इन दोनों कपल्स के अलावा और कोई नहीं था। इस बार लुइस ने पहले ही बता दिया कि ध्यान रहे मैं वेजिटेरियन हूँ। वेजिटेरियन तो है लेकिन फिश खाती है। बस इसी बात को लेकर पैडी की उसके साथ बहस हो गई, जिससे माहौल भी पूरा गर्मा चुका था। वो
तो बेन ने बात पलटकर माहौल शांत कर दिया। इधर मोहजिद के साथ लुका छुपी खेलते हुए एंट एग्नेस को पैडी की वॉच कलेक्शन दिखाने ले गया, जिसमें से एक वॉच को वो स्पेशली उठाकर दिखा रहा था क्योंकि उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था और कुछ तो समझ नहीं आ रहा, बस एंट समझ आ रहा है। उधर ड्रंक होने के बाद पैडी काफी अजीब बातें करने लगा था, जैसे कि माँ बाप तुम्हें हमेशा के लिए बर्बाद कर सकते हैं तो टाइम रहते भाग जाओ और खुद कभी बच्चे पैदा ना करो। वो बोलता है कि मैं भी बर्बाद ही था, वो तो कियारा मुझे मिल गई, इसी ने मुझे संभाला, हमें एक साथ 17 साल हो चुके हैं। ये सुनकर लुइस हैरान हो गई क्योंकि कियारा तो बहुत ही यंग है, 17 साल पहले उससे मिली थी तो इसकी एज क्या रही होगी, अडल्ट तो ये पक्का नहीं थी। और कियारा ये भी बताती है कि मैंने तो अपने माँ बाप को कभी देखा ही नहीं। बातों बातों में पैडी ने अपनी सेक्स लाइफ भी रिवील कर दी और फिर कियारा और वो सेक्सुअल चीजें करने लगे, जिससे माहौल बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो गया। डिनर करने आए थे ना, फिर बाद में बोल दिया कि हम तो मजाक कर रहे थे। खा पी के उन्होंने नाच गाना किया और जब जाने की बारी आई तो बिल बेन के हाथ में थमाकर वो दोनों बाहर निकल गए और ये दोनों फिर से सदमे में। भला ये कैसी मेहमान नवाजी हुई, डिनर पे इनवाइट तुमने किया और बिल हमसे भरवा रहे हो, पर बोलने का मुंह फिर से नहीं पड़ा। उधर एंट और एग्नेस सोने के लिए ऊपर रूम में जा चुके थे, पर सोने के बजाय एंट एग्नेस को अपनी बॉडी पर लगे चोटों के निशान दिखा रहा था और तभी कियारा वहां पर पहुंच गई, इसलिए वो जल्दी से लेट गया। नीचे पैडी अपनी घड़ी उतार कर रख रहा था, तभी वो नोटिस कर लेता है कि उसकी घड़ियों के साथ छेड़छाड़ की गई है। उधर लुइस ने बेन के साथ अजीब सा मजाक कर दिया, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि डाइनर में भी इसने कुछ ऐसा ही बोला था, पर तब बेन चुप रह गया था। इनका रिलेशन वैसे ही सफर कर रहा है क्योंकि एग्नेस के स्कूल में पढ़ने वाले किसी बच्चे के डैड के साथ लुइस सेक्सटिंग करती पकड़ी गई थी। ऊपर से ये ऐसे जोक्स मार रही है तो बेन तो बुरा मानेगा ही, पर लुइस का कहना है कि मैंने गलती की, लेकिन इसमें भी तेरी ही गलती है, पता ही है आपको वही सब क्रैप। आखिर में दोनों ने सुलह कर ली और ये सारा ड्रामा पैडी छुप कर देख रहा था। रात में अचानक लुइस की आंख खुली तो उसने सोचा कि एग्नेस को चेक करके आती हूँ, लेकिन एग्नेस तो रूम में थी ही नहीं, ना ही एंट था। उन दोनों को पैडी और कियारा ने अपने साथ बेड पर सुला रखा था, जो कि लुइस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि दोनों मिनिमम कपड़ों में सो रहे थे। एग्नेस को उठाकर वो जल्दी से अपने रूम में पहुंची और जाते ही बेन को उठाकर बोली कि हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना है। सारा सामान उठाकर तीनों उसी वक्त वहां से निकल गए और एंट उन्हें जाते हुए देख रहा था। थोड़ी आगे आए ही थे कि तभी एग्नेस को याद आया कि हॉपी तो वहीं पर रह गया और वापस जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। बेन तो बिल्कुल भी राजी नहीं था। लुइस भी एग्नेस को समझा रही थी कि हम मेल के थ्रू हॉपी को मंगवा लेंगे, पर एग्नेस कह रही थी कि वो हॉपी को भी चोट पहुंचाएंगे जैसे एंट को पहुंचाते हैं। बेन को पहले से पता था कि हॉपी का एडिक्शन एक दिन इन्हें फंसवा देगा, पर ये नहीं जानता था कि मरवा भी देगा क्योंकि हॉपी के बिना एग्नेस बेचैन होने लगी। वो सीट पर लात मार रही थी, जिस वजह से बेन का ध्यान भटका और इसी के चलते वो सामने से आ रहे ट्रक से टकराकर सीधा हॉप करके ऊपर ही पहुंच जाते। वो तो किस्मत अच्छी थी कि बच गए। अब एग्नेस खुद को नुकसान पहुंचा रही थी, इसलिए मजबूरन बेन को कार मोड़नी पड़ी। वापस फार्म पहुंचे तो उन दोनों को कार में छोड़कर वो अकेला अंदर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद लुइस भी अंदर पहुंच गई और वो देखती है कि पैडी बेन से जवाब मांग रहा था कि तुम बिना बताए क्यों निकल गए। बेन तो जवाब दे नहीं पाता, इसलिए लुइस दे देती है कि तुमने एग्नेस को अपने बेड पर सुला रखा था। और ये सुनकर तो पैडी भी शॉक में आ गया। इसकी सफाई देती है कियारा। वो बताती है कि हमारी एक बच्ची थी मैरी, 12 हफ्ते की हुई तो उसकी डेथ हो गई, वरना हमारी फैमिली परफेक्ट थी। तो बस वही ममता है जिसके चलते जब मैंने एग्नेस को रोते हुए सुना तो मैं उसे उठाकर अपने पास ले आई, लेकिन मैं माफी मांगती हूँ। ये दोनों भी रीजन समझ गए और समझ गए तो दोबारा रुक गए। और हाँ, हॉपी भी मिल गया, उसको एंट ने ढूंढा। कुछ देर बाद एंट और एग्नेस बाहर बैठकर थोड़ी पेंटिंग करने लगे तो लगे हाथ एंट ने एक नोट लिखकर एग्नेस को दे दिया, पर वो डैनिश लैंग्वेज में था, इसलिए एग्नेस को समझ नहीं आया। और तभी कियारा भी पीछे से आ गई, इसलिए एंट जल्दी से उस नोट को निगल गया। एग्नेस ने ये बात अपनी माँ को बताई तो वो बोली कि एंट की कंडीशन थोड़ी खराब है, हमें उसके साथ काइंड रहना चाहिए। इधर पैडी और बेन हंटिंग करने पहुंचे हुए थे, लेकिन बेन गोली चला ही नहीं पाया। पैडी उसे कहता है कि कल रात तुम्हारे बीच जो झगड़ा हो रहा था वो मैंने सुन लिया था। बेन का मन हल्का करने के लिए वो उसे एक सुनसान पहाड़ी पर ले जाता है, जहाँ पर दोनों जी भर के चिल्लाते हैं। फिर जब वापस घर पहुंचते हैं तो खाना बनाने की तैयारी चल रही थी। इसी तैयारी में लुइस की उंगली पर कट लग गया तो बेन बोला कि पैडी जरा देख लो, अच्छा है कि डॉक्टर घर में ही है। तो पैडी बोला कि मैं तो नहीं हूँ डॉक्टर, किसने बोला तुम्हें? और बस ये दोनों फिर से सुन। पैडी कहता है कि एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ने के लिए झूठ बोल देता हूँ, वैसे मैं कोई काम नहीं करता। अब इन दोनों के पास फिर से कोई शब्द नहीं थे। तब पैडी कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं डॉक्टर ही हूँ। इसके बाद सब लंच करने बैठे और इस बीच कियारा एग्नेस के ऊपर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही थी, जो कि लुइस को पसंद नहीं आया। उसने कियारा को टोक दिया कि उसकी माँ मैं हूँ। तो पैडी ने कियारा से माफी मंगवाई और कियारा ने मांगी भी। लुइस और
एग्नेस दोनों से। पर इसके बाद पैडी ने लुइस को भी बोला तो लुइस को भी अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ी जो उसने की ही नहीं। फिर एंट और एग्नेस अपनी डांस परफॉर्मेंस दिखाने लगे, लेकिन पैडी ने एंट को बीच में ही टोक दिया क्योंकि वो ठीक से नहीं कर पा रहा था। दोबारा ट्राई किया तो फिर से टोक दिया और तीसरी बार में तो वो अपना अब्यूसिव बिहेवियर दिखाने लगा, जबरदस्ती पकड़कर उसे नचा रहा था कि ऐसे नाच। ये देखकर एग्नेस घबरा कर अपनी मॉम के पास चली गई तो पैडी बोला कि एक और बार करते हैं। एग्नेस आने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए पैडी ने बेन से बोला और बेन ने एग्नेस को भेज दिया। एक बार फिर से दोनों डांस करने लगे, लेकिन एंट अब भी सही से नहीं कर पा रहा था। तो इस बार गुस्से में पैडी ने एक मग उसकी तरफ फेंक दिया और ये देखकर तो बेन और लुइस भी घबरा गए। वो बोले कि एंट के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो, बच्चा ही तो है। तो बदले में पैडी बोलता है कि अब तुम हमारे बच्चे की चिंता क्यों कर रहे हो, जब कियारा कर रही थी तो तुम्हें बुरा लग रहा था। लुइस कहती है कि एंट रो रहा है, उसे चुप कराओ, लेकिन चुप कराने के बजाय पैडी ने चिल्लाकर उसे अंदर भेज दिया। पैडी आपे से बाहर हुआ जा रहा था, वो तो कियारा ने उसे संभाल लिया, लेकिन ये सब डेल्टन्स के लिए बहुत ज्यादा हो चुका था। अब वो पछता रहे थे कि हमें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था और आ भी गए थे तो वापस नहीं आना चाहिए था। लुइस ने बेन को साफ बोल दिया कि हमें निकलना है। तो बेन कहता है कि मैंने कुछ ज्यादा पी ली है, मैं थोड़ी सी कॉफी पी लूं, उसके बाद निकलते हैं। ये सुनकर लुइस कहती है कि मुझे तो एकदम से जवाब देने लग जाते हो, लेकिन पैडी के सामने मुंह नहीं खुलता तुम्हारा। तब से कितना कुछ वो गलत कर रहा है पर तुम कुछ बोलते ही नहीं। अब पैडी तो जाकर सो चुका था और कियारा ने लुइस से रिक्वेस्ट कर दी कि पैडी के जागने से पहले मत जाना, वरना एंट और मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, वो सारा गुस्सा हम पे निकालेगा। इसी बीच मौका देखकर एंट ने पैडी के पास से चाबियां चुरा ली। फिर खेलने के बहाने एग्नेस को साथ लेकर वो एक शेड तक पहुंचा। शेड का लॉक खोलकर अंदर गया, फिर फ्लोर वाला सीक्रेट दरवाजा खोलकर उसे नीचे लेकर पहुंचा, जहां पर दुनिया भर के सामान की कलेक्शन थी। लगेज था, फोन्स थे, बच्चों के टॉयज थे, जूते थे, ग्लासेस थे, बहुत ही बड़ी कलेक्शन थी, जैसे पैडी के रूम में है वॉचेस की। एंट ने एक फोटो एल्बम निकाली जिसके अंदर पैडी और कियारा की फोटोज थी अलग अलग फैमिलीज के साथ, और हर फोटो में उनके साथ अलग बच्चा था। उन्हीं में से एक फोटो के अंदर एंट भी था, लेकिन पैडी और कियारा के साथ नहीं, बल्कि अपने असली माँ बाप के साथ। और जैसा कि आप देख सकते हो उसकी जीभ भी एकदम नॉर्मल है, ये छोटी जीभ के साथ पैदा नहीं हुआ था और ना ही पैडी और कियारा इसके माँ बाप हैं। वो दोनों सीरियल किलर्स हैं जो नई नई जगह ट्रिप पर जाकर किसी ऐसी फैमिली को फंसाते हैं जिसमें माँ बाप और एक बच्चा हो, फिर उनसे दोस्ती बढ़ाकर अपने घर पे इनवाइट करते हैं, और जब वो फैमिली इनके घर पे आ जाती है तो उन्हें लूट कर मार देते हैं और उनके बच्चे की जीभ काट कर उसे अपने साथ रख लेते हैं। फिर वही बच्चा उनके साथ अगली ट्रिप पर जाता है जहाँ पे अगली फैमिली फंसाई जाती है, और ऐसे ही ये साइकिल रिपीट होती है। नई फैमिली फंसाई, उन्हें लूटा और मार दिया, उनके साथ पुराने बच्चे को भी मार दिया जो पिछली फैमिली का था, और नए बच्चे को अपने साथ रख लिया। यानी अब मरने की बारी एंट की है बेन और लुइस के साथ। फिर पैडी का सारा अब्यूज एग्नेस को झेलना पड़ेगा और बोल ये पाएगी नहीं क्योंकि जीभ इसकी काट दी जाएगी। जैसा कि आप इन फोटोज में देख सकते हो, बच्चे जब अपनी फैमिली के साथ थे तो कितने खुश थे, और जब इनके पास आ गए तो उनका क्या हाल हो गया। एंट हमारे सामने ही है, ये शुरू से ही इस फैमिली को वार्न कर रहा है ताकि ये बच सके। इसे इंग्लिश लिखनी नहीं आती, इसलिए डैनिश में इसने नोट लिखा था और अपने डैड की घड़ी भी दिखाई थी, यहाँ तक कि बेन को अपना मुंह खोलकर भी दिखाया था कि मेरी जीभ छोटी नहीं है बल्कि कटी हुई है, और उसने ध्यान ही नहीं दिया। यह है उस सन की कपल का सीक्रेट। अब आप सोचोगे कि ये साइकिल आखिर कहाँ से शुरू हुई, तो इसका जवाब पैडी बातों बातों में दे चुका है। उसके माँ बाप भी अब्यूसिव थे और उन्हीं का असर उस पे दिखाई देता है। अपना घर छोड़कर वो भाग निकला था। फिर सबसे पहला बच्चा उसने फंसाया था 17 साल पहले, जो थी कियारा। जी हाँ, उसकी फैमिली को भी मार दिया होगा, या फिर शायद उसकी फैमिली होगी नहीं, इसलिए वो इजी टारगेट बन गई। जब उसे कैप्चर किया गया था तब वो एग्नेस की एज की थी, यानी सिर्फ 11-12 साल की। तब से पैडी उसे भी अब्यूज कर रहा है और अब तो वो आदी हो चुकी है। डरती वो भी है, लेकिन अब उसने इसे ही अपना जीवन मान लिया है। याद है पैडी ने बताया था कि वो कोई काम नहीं करता, यही उसका काम है, लूट मार। साइको है तो इससे वो प्लेजर भी हासिल करता है और साथ में पैसा भी। दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर उसे मजा आता है, ये तो हम कब से देख रहे हैं। और देख तो बेन और लुइस भी रहे हैं, पर अच्छे बनने के चक्कर में कुछ बोले नहीं, बस इसलिए अब जान गंवानी पड़ेगी। खैर एग्नेस ने अपने फोन में वहां की फोटोज ले ली, फिर दोनों जल्दी से बाहर निकल आए। एंड चाबियां वापस रखने गया तो पैडी उसे जागा हुआ मिला, फिर भी चालाकी से उसने चाबियां वापस फिट कर दी। नीचे जाकर पैडी ने सबसे माफी मांगी, ये बोलकर कि मैंने नशे में वो सब किया। इसी बीच एग्नेस दिमाग लड़ा रही थी कि अपने माँ बाप को सच कैसे बताऊं, क्योंकि पैडी और कियारा उन्हें अकेला नहीं छोड़ रहे। तब उसने कांटा लिया और उसे अपनी थाई में चुबाकर खून निकाल लिया, फिर ऐसा दिखाया जैसे उसके पीरियड स्टार्ट हो गए। बस इसी बहाने लुइस को लेकर वो बाथरूम में चली आई, जहां पर उसने सब कुछ रिवील कर दिया। इतने में एंट भी पैडी को उलझाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन पैडी की नजर हर तरफ रहती है। उसने नोटिस
रियलाइज कर लिया कि शेड के फ्लोर वाला दरवाजा खोला गया है। इसी बीच लुइस आकर बेन को भी अंदर ले गई और उसे भी सब कुछ बता दिया। वहाँ पर और कुछ तो मिला नहीं, बस एक कटर मिला तो लुइस ने वही उठा लिया। हालत उन तीनों की खराब थी लेकिन दिखा नहीं सकते। उन्हें एकदम शांत रहकर ऐसा जताना होगा जैसे कुछ भी नहीं हुआ, पर साथ ही साथ वहाँ से निकलना भी है, जिसके लिए वो बहाना बनाने वाले हैं एग्नेस के पीरियड्स का। उन्होंने जाकर साफ बोल दिया कि एग्नेस अच्छा फील नहीं कर रही, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। और पैडी और कियारा ने भी उन्हें नहीं रोका। बड़ी शांति से तीनों निकल रहे थे, लेकिन बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि कार का टायर पंचर कर रखा था। फिर भी वो चुपचाप कार में बैठ रहे थे कि कम से कम यहाँ से निकले तो अगर कुछ रिएक्ट करेंगे तो रुकना पड़ जाएगा। लेकिन कार में बैठ पाते उससे पहले पैडी ने उन्हें टोक दिया कि टायर तो पंचर पड़ा है। वो कहता है कि मैं इसे फिक्स कर सकता हूँ। बेन को लेकर वो अपनी वर्कशॉप में गया जो पूरी तरह औजारों से भरी पड़ी थी। अब यहाँ पर टेंशन बढ़ती जा रही है क्योंकि हमें बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है कि पैडी अब अटैक करने वाला है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। बड़े आराम से टायर बदला जिसमें काफी टाइम जाया हो गया, पर निकलने का मौका तो बन गया। तीनों फिर से कार की तरफ बढ़े तो इस बार देखते हैं कि हॉपी छत के ऊपर पड़ा है। पैडी ने सीढ़ी लगा दी और बेन को उस पे चढ़ा दिया। क्लियरली वो उनके मजे ले रहा है, सिर्फ ये जताने के लिए कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन बेन अब भी उसके इशारों पे ही नाच रहा है। कैसे भी करके उसने हॉपी को उतारा तो देखा कि उसे तो फाड़ रखा है। फिर भी एग्नेस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब जाने से पहले वो सब गले मिले और इस बहाने पैडी तो लुइस के गले ही पड़ गया, लेकिन बेन देखता रहा। फिर जाते जाते बेन फॉर्मेलिटी के लिए बोल देता है कि जब लंदन आओगे तो हमारे घर भी आना। और ये सुनकर पैडी, जो कि अब भी लुइस के ऊपर लाइन मार रहा था, बोलता है कि तुम अब भी सच नहीं बोल रहे। तो लुइस कहती है कि नहीं बोल रहे, हम तुम्हें दोबारा नहीं मिलेंगे क्योंकि हम दोनों साथ ही नहीं होंगे। मैंने बेन को चीट किया था क्योंकि मैं अपनी मैरिज से खुश नहीं थी, लेकिन अब तो मुझे यकीन हो चुका है कि हम दोनों साथ नहीं रह सकते। और ये बच के निकलने के लिए झूठ नहीं बोल रही। बेन की जो चुप्पी है उसकी वजह से इसने ये फैसला लिया है। अपनी फैमिली के लिए वो आवाज ही नहीं उठाता। खैर फाइनली वो तीनों कार में बैठे और बेन ने एंट को बोला कि गेट खोल दो ताकि उसे भी कार में बैठा कर ले जा सके। वो जा भी रहा था लेकिन पैडी ने उसे वापस बुला लिया क्योंकि गेट रिमोट से ही खुल जाता है। पैडी ने गेट खोला और ये तीनों ऑलमोस्ट बाहर निकल ही गए थे कि तभी पैडी ने एंट को लेक में फेंक दिया। और जैसा कि हम जानते हैं उसे तैरना नहीं आता। पैडी अब भी इन्हें मॉक कर रहा है। उसने बेन को चॉइस दे दी कि या तो अपनी फैमिली का सोच ले या फिर एंट का, और बेन ने फैमिली के साथ एंट का भी सोचा। लुइस को ड्राइविंग थमाकर वो कार से निकलकर सीधा लेक में कूद गया। लुइस कार को आगे बढ़ा रही थी लेकिन इतने में पैडी ने गेट बंद कर दिया क्योंकि निकलना तो ऑप्शंस में कभी था ही नहीं। इस बार बेन ने एक्शन लिया जिसके चलते एक काम तो अच्छा हो गया कि एंट की जान बच गई, लेकिन अब वो चारों उन दोनों के कब्जे में है। पैडी ने उनके बैंक अकाउंट से सारे पैसे ट्रांसफर करवा लिए और अब आती है स्पीक नो इविल की मेन लाइन। बेन पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो जवाब में पैडी कहता है क्योंकि तुमने करने दिया। अब अगर आप इस बारे में सोचो और एकदम मूवी की स्टार्टिंग पे पहुंच जाओ तो आप पाओगे कि पैडी सही बोल रहा है। इन्होंने ही तो करने दिया। चेयर मांगने आया तो एग्नेस की चेयर दे दी, फिर एग्नेस को इसके साथ स्कूटर पे भेज दिया, जबकि देखा भी था कि वो सही से स्कूटर नहीं चलाता। एग्नेस के मना करने के बाद भी उसे दोबारा डांस करने भेज दिया सिर्फ पैडी के कहने पर। लुइस ने चुपचाप मीट खा लिया था और स्टार्टिंग से ही पैडी बार बार लाइन क्रॉस कर रहा था, पर ये लाइन को पीछे लेते जा रहे थे। बस उसी का नतीजा है कि बात यहाँ तक पहुंच चुकी है। पैडी ने इस फैमिली को इटली में ही आंक लिया था कि ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं। अगर बेन अच्छा बन के चेयर ना देता कि हम भी तो वेकेशन पर आए हैं, होटल वालों से मांग, या फिर एग्नेस को स्कूटर पर जाने से साफ मना कर देता, तो इस वक्त ये यहाँ पर होते ही ना। पैडी अपने आप इनसे दूर हट जाता। नेचर और बिहेवियर देख के वो लपेटता है। बीच में ये अच्छे भले यहाँ से निकल भी गए थे लेकिन फिर से वापस आ गए, तो शुरू से यही ढील दे रहे हैं जिस वजह से पैडी इन पर हावी हो पाया। अब जो भी वो करेगा चुपचाप सहेंगे। अभी तक भी तो सह रहे थे। फिलहाल वो कैटमैन का इंजेक्शन भर रहा है एग्नेस को लगाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले उसकी जीभ काटेगा। और इससे पहले वो लुइस के पास गया उसके हाथ बांधने, और बस तभी मौका देखकर लुइस ने एक्शन ले लिया। उसने जो कटर उठाया था उसे पैडी के मुंह पे घुमा दिया, फिर लगे हाथ कियारा से शॉटगन भी छीन ली, जिसके चलते बाकी तीनों भी फ्री हो गए। एंट ने पैडी की पैंट से चाबियां निकाली, फिर चारों वहां से बाहर निकल आए। कियारा उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे भी साथ ले जाओ, मैं भी इसके साथ फंसी हुई हूँ, लेकिन उन्होंने कोई रहम नहीं किया। पहली बार बाहर निकलकर वर्कशॉप के दरवाजे पर ताला ठोक दिया। फिर कार में बैठकर चारों निकलने ही वाले थे कि तभी सामने से माइक ने आकर गोली चला दी, वही डाइनर वाला माइक। आगे जाने का रास्ता नहीं बचा, इसलिए चारों जल्दी से घर के अंदर चले गए, और इतने में माइक ने इन दोनों को फ्री कर दिया जिनका अलग ही साइको प्रेम चल रहा था। अंदर लुइस ने पुलिस के पास फोन मिला दिया था, पर तभी कियारा ने लाइन ही काट दी और इसके बाद पावर भी।
बेन ने प्लान बनाया कि अगर हम बाण की छत पे आग लगा दे तो क्या पता कोई ना कोई उस आग को देखकर यहाँ पर आ जाए। एक मोलोटोव कॉकटेल बनाकर उन्होंने बाण की छत पे फेंक दी, लेकिन वो रोल करके नीचे जा गिरी पैडी की कार पर। ये प्लान तो फेल हो गया, इसलिए उन दोनों ने दोनों बच्चों को अलमारी में छुपा दिया और खुद कोई काम चलाऊ हथियार ढूंढने लगे। पर इतने में वो तीनों भी घर के अंदर एंटर हो चुके थे। माइक एटिक वाली विंडो से, पैडी बैक डोर से और कियारा बेसमेंट से। बेन हथौड़ा लेकर ऊपर जा चुका था, लेकिन माइक के पास गन थी, इसलिए उसे छुपना पड़ा। इसी बीच लुइस पैडी का सामना कर रही थी और मौका देखकर उसने पैडी के मुंह पे सल्फ्यूरिक एसिड फेंक दी। फिर दोनों बच्चों को साथ लेकर वो ऊपर पहुंची, लेकिन ऊपर भी खतरा था। यहाँ पर मौका बना, इसलिए बेन ने भी माइक के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन माइक का कुछ बिगड़ा नहीं, उल्टा वो भारी पड़ रहा था। वो तो सही टाइम पर लुइस ने उसके सर में हथौड़ा घुसाकर उसे मार डाला, वरना बेन मारा जाता। बेन ने उसकी कार की चाबी ली, फिर चारों एटिक वाली विंडो के रास्ते बाहर निकलने लगे, पर तभी कियारा भी वहां पर आ गई। अब इससे पहले कि वो गोली चला पाती, लुइस ने उसके ऊपर भी अटैक कर दिया, जिसके चलते वो भी नीचे गिरकर मारी गई। उसके साथ सीढ़ी भी नीचे गिर चुकी थी, इसलिए किसी को अपनी टांगों का बलिदान देना था। वो दिया बेन ने। वो नीचे कूद गया, जिसके चलते उसके पैरों में चोट आ गई। फिर भी उसने सीढ़ी लगाकर तीनों को नीचे उतारा, पर इतने में पैडी आ गया और उसने एग्नेस की खोपड़ी पे गन लगा दी। लुइस उसके हाथ पैर जोड़ रही थी कि एग्नेस को कुछ मत करना, तो जवाब में वो बोलता है कि इसे भला मैं क्यों मारूंगा, अब मेरी कियारा नहीं रही तो यही मेरा ध्यान रखेगी, यानी नई कियारा बनेगी। वो भी इसी एज की थी जब इसे मिली थी। पैडी ने एकदम से इन दोनों की तरफ गोली चला दी, लेकिन निशाना चूक गया क्योंकि एग्नेस ने उसके पेट में वही कैटमैन वाला इंजेक्शन ठोक दिया। वो ढेर हो चुका था, फिर भी डाल्टन्स उसे जिंदा छोड़कर जा रहे थे। फिर आता है एंट। एक ईंट से मार मार कर वो उसके चेहरे की चटनी बना देता है और मरते मरते भी पैडी उसे यही बोल कर गया कि ये हुई ना बात, दैट्स माय बॉय। वही पैडी वाली रेज अब इसके अंदर आ चुकी है। ईंट मारे जा रहा है, साथ में चिल्लाए जा रहा है और रो भी रहा है। कंप्लीट मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका है। डाल्टन्स उसे साथ लेकर वहां से निकल गए और हम उसकी आंखों में आंसू देख पाए। बस इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। तो ये रीमेक अच्छा है, लेकिन ओरिजिनल के आसपास भी नहीं है। इसे टिपिकल हॉलीवुड वाला ट्रीटमेंट दिया गया है। आखिर के 40 मिनट में ये पूरी तरह थ्रिलर बन चुकी थी, और साइकोलॉजिकल इसमें क्या था वो कोई मुझे ही बता दो। वैसे आधे से ज्यादा मूवी सीन टू सीन सेम बनाई गई है, बस क्लाइमैक्स अलग है, फिर भी दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। सेम सीन्स होने के बावजूद भी छोटी छोटी चीजें मिसिंग है, जिनकी वजह से स्पीक नो इविल इतनी इफेक्टिव थी। पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यही है कि शुरुआत में एग्नेस का टॉय किसे मिला था। इसमें पैडी को, लेकिन ओरिजिनल में एग्नेस के डैड को। इस छोटे से चेंज ने काफी कुछ बदल दिया। इसमें बाप खाली हाथ लौटा था तो ये फील थी कि चलो अच्छा ही है, ढूंढ दिया किसी ने, लेकिन ओरिजिनल में वो वाली फील थी कि इतने में बाप लौटा, कोई और उसकी फैमिली से चिपक गया। टॉय ढूंढना दोनों फैमिलीज के क्लोज आने का रीजन नहीं था उसमें। ओरिजिनल में स्टार्टिंग से ऐसा दिखाया जा रहा था जैसे एबल को सर पे चढ़ा रखा है, ना हाय हेलो करता है, ना किसी से ढंग से मिलता है। एग्नेस आई तो एग्नेस का बिस्तर नीचे किया, बेड एबल को दिया। उसे एरोगेंट दिखाया जा रहा था ताकि जब बाद में रिवील आए तो समझने वाले उसकी स्टोरी समझे और 4 दिन तक रोएं। लेकिन इसमें तो पैडी शुरुआत से ही बार बार एंट को बुली किए जा रहा था, हाथ पैर चलाता ही रहता था उसके ऊपर, जिस वजह से ऐसा कभी लगा ही नहीं कि उसे सर पे चढ़ा रखा है, उल्टा वो बुली होता दिख रहा था। तो उसकी स्टोरी का एक एलिमेंट ये निकल गया। जब वो झूला झूलने वाला सीन आया जिसमें एंट एग्नेस के सामने खड़ा था, उस सीन में से भी एंट वाली साइड निकाल दी गई। बस पैडी का अब्यूसिव बिहेवियर दिखाने के लिए वो सीन यूज किया, जबकि ओरिजिनल में वो सीन ये बताने के लिए था कि एबल इंग्लिश नहीं समझता। Abel, do you think you could move away? Because Agnes really wants to try it. Wil je even sorry zeggen tegen Agnes? Zeg eens sorry tegen Agnes! पर इसमें तो वो बिना बात के सामने अड़कर खड़ा हुआ था, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। और जब पैडी ने उसे एग्नेस को झुलाने के लिए बोला तो वो झुलाने भी लगा, यानी इंग्लिश वो समझ रहा था। ये बात एकदम साफ है। तो जेम्स वॉटकिंस ने सारी छोटी छोटी डिटेल्स या तो मिस कर दी, जिनसे एंट की स्टोरी और पेनफुल बनती, या फिर जानबूझकर उन्हें निकाल दिया। जैसे ओरिजिनल में एबल नूडल्स भी छुरी कांटे से खा रहा था क्योंकि उसे वैसे ही खाना सिखाया गया था, पर इसमें वो डिटेल भी नहीं दिखाई गई। आई डोंट नो व्हाई। इसमें दिमाग पे जोर देने का कोई मौका ही नहीं दिया गया, सब कुछ सामने परोस दिया। एंड तो स्टार्टिंग से ही क्लू दे रहा था। इनफैक्ट वो तो अपनी बॉडी पर लगे चोटों के निशान तक दिखा रहा था। मतलब कि सारा प्लॉट ट्विस्ट एकदम ऑब्वियस ही कर रखा था, जबकि ओरिजिनल में ऐसा नहीं था। उसमें एक मिस्ट्री थी। जो रात वाला सीन आता है जिसमें लुइस एग्नेस को चेक करने जाती है और उसे पैडी और कियारा के बेड पर पाती है, उसका इम्पैक्ट भी एकदम लो है इसमें। ओरिजिनल में ऐसा था कि रात को एग्नेस अपने माँ बाप
को पुकार रही थी क्योंकि हमने देखा था कि पहली रात भी उसे नींद नहीं आई थी। वो अपने माँ बाप के साथ ही आकर सोई थी, तो उस रात भी वो इसलिए उन्हें आवाज लगा रही थी, लेकिन वो दोनों मेक आउट कर रहे थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर एग्नेस को इग्नोर कर दिया था। फिर बाद में जब एग्नेस की माँ उसे देखने गई थी तो वो उसे उन दोनों के बेड पर मिली थी, जिसमें कि आदमी बिना कपड़ों के सो रहा था और उन दोनों के साथ सिर्फ एग्नेस थी, एबल नहीं था। ये इम्पैक्ट था उस सीन का। तभी एग्नेस की माँ ने अर्जेंसी दिखाई थी कि हम अभी निकलेंगे, और ये सीन मूवी के तुमने करने दिया वाले लॉजिक को भी और सॉलिड करता है। माँ बाप अपने में मस्त थे, बच्ची को इग्नोर किया तो उस किलर कपल ने बच्ची को अपने साथ सुला लिया। हमने किया क्योंकि तुमने करने दिया। तो हर तरह से कॉन्टेक्स्ट पूरा है उसमें, पर इसमें नहीं है। फिर उस सीन पर आते हैं जब तीनों चुपचाप कार में बैठकर निकल गए थे। फिर पता चलता है कि एग्नेस का टॉय तो कार में है ही नहीं। उसमें यह हुआ था कि एग्नेस हल्का सा रोई थी तो उसके बाप ने फौरन कार वापस मोड़ ली थी, और जब वापस पहुंचे थे तो टॉय सीट के नीचे से ही मिल गया था, लेकिन तब तक उनके पास कोई मौका ही नहीं बचा था। पर उस सीन से हमारे अंदर भी वो वाली फीलिंग जागती है कि अरे क्यों, हमारे भी इमोशन निकलते रहते हैं, जबकि इसमें ऐसा था ही नहीं। बाप तो वापस जाने से मना कर रहा था, पर आखिर में उसे जाना पड़ा, और जब वापस फार्म पर पहुंचे तो टॉय सीट के नीचे से नहीं मिला, घर में ही था। तो इससे हमारे अंदर वो चीखने चिल्लाने वाली फीलिंग भी नहीं आई। ओरिजिनल वाले सीन को देखकर लगता है कि इनकी किस्मत ही खराब है, पर इस वाले सीन को देखकर लगता है कि किस्मत अच्छी है, क्योंकि ट्रक से भी तो बचे, और दोनों मूवीज की एंडिंग भी ये साबित कर देती है। इसके बाद जब दोनों कपल्स आमने सामने होते हैं और सवाल जवाब किए जाते हैं, तो ओरिजिनल में तो ऐसा होता है कि हम दोनों साइड सुनते हैं और दोनों ही साइड्स हमें ठीक लगती हैं। दोनों कपल्स के रीजन वैलिड थे, जिससे दोनों फिर से कॉमन ग्राउंड पर आ गए थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हो ही नहीं सकता था। छोटी छोटी चीजें जो हर एक सीन में से निकलती आ रही थी उनकी वजह से। इसमें क्लियरली पैडी और कियारा ही बुरे थे, दिमाग पे हमें जोर देना ही नहीं पड़ा, वो हमारे सामने था। तो दोबारा कॉमन ग्राउंड पर आने के लिए कियारा ने इमोशनल कार्ड खेला, तब जाकर डाल्टन्स रुके। कहानी में एक और डाउनग्रेड। अब आप देखो कि सीन तो सारे सेम ही है, लेकिन छोटी छोटी चीजों ने जमीन आसमान का फर्क कर दिया है। क्लाइमैक्स को छोड़ के स्टार्टिंग से जितने भी सीन है वो सारे सेम है, बस उनका जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो सारा निकाल दिया गया है। जब पैडी और बेन सुनसान पहाड़ी पर जाकर चिल्लाते हैं, इस मूवी में उस सीन का कोई मतलब दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ओरिजिनल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी उस सीन की, क्योंकि एंड में उसी सुनसान जगह पर ले जाकर एग्नेस के माँ बाप को मारा जाता है। तो मरने की जगह भी पहले दिखा दी गई थी, और ये भी जता दिया गया था कि मरते टाइम अगर गला फाड़ कर भी चिल्लाओगे तब भी कोई नहीं सुनेगा। फिर जब उंगली पे कट लगने वाला सीन आता है तो रिवील होता है कि पैडी तो डॉक्टर है ही नहीं, लेकिन बाद में वो बोल देता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, जबकि ओरिजिनल में ऐसा नहीं होता। वो एक बार बोलता है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस बात खत्म। उससे जो टेंशन बनती है वो कुछ और ही होती है। सामने वाले कपल को कोई राहत नहीं मिलती जैसे इसमें मिली, वो धोखे वाला एहसास इसमें से गायब है। दोनों मूवीज में ये भी एक मेजर फर्क है कि जो किलर्स हैं उनकी पर्सनैलिटी भी अलग है। इसमें पैडी को शुरुआत से एक साइको के तौर पर बिल्डअप किया गया जो कि हाइपर अग्रेसिव है, जबकि ओरिजिनल में उसकी इमेज जेंटलमैन वाली थी, वो बातों से ही इंप्रेस कर लेता था। काफी बाद में पता चलता है कि उसके इरादे ठीक नहीं है, इसलिए वो ज्यादा सिनिस्टर वाइब देता है। फिर जब वो बच्चों के डांस वाला सीन आता है जिसमें पैडी एंड के साथ अब्यूसिव बिहेवियर दिखाता है, वो सीन भी दोनों मूवीज में सेम है। ऐसा आपको लगा होगा, लेकिन है नहीं। दो छोटे से फर्क हैं जिन्होंने जमीन आसमान का अंतर कर दिया। ओरिजिनल में डांस करते वक्त एबल एंजॉय कर रहा था, और पूरी मूवी में हमने पहली बार उसे खुश देखा था, लेकिन फिर उसे झिंझोड़ा गया, उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया, जिस वजह से वो सुबह सुबह के रोया। Hier, stapjes. 1, 2, 3, 4. Kijk naar Agnes. Kijk naar de voeten. Kijken. Nee, Abel! और उसके आंसू तक हमें दिखाए गए। वो अकेला खड़ा रोता रहा, किसी ने चुप भी नहीं कराया, उल्टा उसे नाचने को बोलते रहे। पर इसमें से ये दोनों ही छोटी छोटी लेकिन मेन चीजें मिसिंग है। ना तो एंड डांस करते वक्त एंजॉय कर रहा था, और ना ही बाद में उसे रोते हुए दिखाया। इनफैक्ट उसका फेस हमें दिखाया ही नहीं गया, मुंह पलटवा दिया उसका। अब ये तो मजाक ही हुआ ना, ये तो जानबूझ के किया गया है कि आप बच्चे को रोता हुआ भी नहीं दिखा रहे। ये पता नहीं आजकल क्या नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कई अमेरिकन मूवीज मैंने देखी है जिनमें पूरी कोशिश की गई है कि आप बच्चे के साथ अटैच ना हो, उनके इमोशन दिखाए ही नहीं जाते। इसमें एंड के क्लोजअप्स ही नहीं दिखाए गए, जहां पे जरूरी थे वहां भी नहीं, कहीं हम जुड़ ना जाएं उससे। इसके बाद जब फैमिलीज के सामान की कलेक्शन दिखाई जाती है, उस सीन के बाद से दोनों मूवीज एकदम अलग हो गई थी। इसमें वो कलेक्शन देखी एग्नेस ने, लेकिन ओरिजिनल में वो कलेक्शन डिस्कवर की थी एग्नेस के डैड ने। दीवारों पर ढेरों फोटोज थी, और सब कुछ जानने के बाद जब वो बाहर निकला था ये सोचकर कि अपनी फैमिली और एबल दोनों को बचा लूंगा, तब बाहर ही उसे एबल मरा हुआ मिला था। यहाँ पे एबल की स्टोरी खत्म हुई थी, जो कि असल में दिखाई भी नहीं गई थी, लेकिन उससे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग मूवी में कुछ भी नहीं था। उसके बाद डैड के मन में खौफ भर चुका था, इसलिए वो
अपनी फैमिली को लेकर वहां से निकल गया था बिना कुछ बताए। फैमिली को पता भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन डैड को पता था। फिर आगे जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, डैड ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके चलते बेटी की जीभ काट कर उसे कैद कर लिया गया और माँ बाप दोनों को सुनसान जगह पर ले जाकर कपड़े उतरवा कर पत्थरों से मार मार कर खत्म कर दिया गया। Why are you doing this? Because you let me. वो पूरा क्लाइमैक्स हमारे अंदर जो फीलिंग भरता है वो सारी फीलिंग इस मूवी से गायब है। एक बड़ा डिफरेंस ये भी है कि इसमें दोनों बच्चों की एज थोड़ी ज्यादा है, ओरिजिनल में कम थी। तो छोटे बच्चों के फेस पे जो मासूमियत होती है वो सीधा हमें भी टच करती है, एबल के फेस पे थी। लेकिन इसमें एज थोड़ी बढ़ा दी गई क्योंकि कियारा की बैक स्टोरी जस्टिफाई करनी थी कि वो 17 साल पहले पैडी से मिली थी। लेकिन इसके चलते एक और मेन एलिमेंट मूवी में से निकल गया। इसलिए कह रहा हूँ कि ये टिपिकल हॉलीवुड ट्रीटमेंट है। स्पीक नो इविल देखकर हम सब फ्रस्ट्रेट हुए थे कि ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था। तो बस वही सब गलतियां इसमें ठीक की गई हैं। अगर स्पीक नो इविल का कोई हेविली सेंसर्ड वर्जन बनता जिसमें कई सारे कट्स होते, ऑल्टरनेट हैप्पी एंडिंग होती, डिस्टर्बिंग सीन्स को टोन डाउन किया जाता, तो वो वर्जन कुछ ऐसा बनता। अब जिनको भी स्पीक नो इविल बुरी लगी थी उन्हें ये जरूर पसंद आएगी क्योंकि ये लाइट है और अपनी जगह ये भी ठीक है, लेकिन ओरिजिनल के साथ इसे जोड़ के बेइज्जती ना करें। 2 साल बाद भी हमें वो फील याद है जो स्पीक नो इविल देख कर आई थी, लेकिन ये मूवी आप अभी भूल जाओगे। ओरिजिनल मूवी की स्टोरी इंस्पायर्ड है उसके डायरेक्टर क्रिश्चियन टैफड्रप के पर्सनल एक्सपीरियंस पर। जब वो अपनी वाइफ के साथ वेकेशन पर थे तब उन्हें एक डच कपल मिला था जिनके साथ उन्होंने अच्छा टाइम बिताया और वापस घर पहुंचने पर उसी डच कपल ने उनके पास एक इनवाइट भेजा कि नेदरलैंड्स आ जाओ हमारे घर। पर क्रिश्चियन ने सोचा कि जिन्हें मैं ठीक से जानता ही नहीं उनके घर जाकर कैसे रहूंगा, इसलिए वो गए नहीं। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं जाता तो बुरे से बुरा क्या हो सकता था, और वही बुरे से बुरी फैंटेसीज बनी स्पीक नो इविल। अब आयरनी का वोल्केनो कैसे फूट फूट कर बह रहा है वो सुनो। बुरे से बुरा क्या हो सकता है वो सोचने के लिए क्रिश्चियन ने इंस्पिरेशन ली थी ईडन लेक से, जो अपनी एंडिंग के लिए फेमस है। कुछ वैसी एंडिंग क्रिश्चियन ने रखी। और ईडन लेक बनाई किसने थी? जेम्स वॉटकिंस ने, जिन्होंने ये रीमेक बनाया। जिसके काम से इंस्पायर होकर क्रिश्चियन ने मूवी बनाई, उसी ने क्रिश्चियन की मूवी को रीमेक किया, लेकिन उसे और ज्यादा डेवास्टेटिंग बनाने के बजाय पूरी तरह सॉफ्ट कर दिया। अब बताओ क्रिश्चियन के मन पे क्या बीत रही होगी? वही जो हमारे मन पे बीत रही है। क्रिश्चियन ने तो खुल के आलोचना भी की है। उन्होंने बोला है कि अमेरिकन को पता नहीं क्या है, इन्हें बस एक हीरोइक टेल चाहिए जिसमें अच्छाई हमेशा बुराई से ऊपर रहेगी। इस फिल्म के अंदर भी वही भर दिया। सेम वही बोला है जो मूवी देख के मेरे मन में आया था। वैसे ईडन लेक भी फ्रेंच मूवी दैम से चेपी गई लगती है। अब आप सोचोगे कि चलो ज्यादा लोग तो ओरिजिनल को ही पसंद करेंगे फिर भी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं है क्योंकि ओरिजिनल को जानता ही कौन है। ये रीमेक ऑलरेडी 2 साल पुरानी मूवी से ज्यादा फेमस हो चुका है क्योंकि इसके पीछे ब्लम हाउस और यूनिवर्सल है। ओरिजिनल का बजट था $3 मिलियन और कमाए थे उसने $6,31,249। रीमेक का बजट है ह्यूज $15 मिलियन और कमाए इसने $58.6 मिलियन। 2 साल पहले जो बोला था वो अब भी रेलेवेंट है। रीमेक आने के बाद भी ये मूवी दबी रह जाएगी क्योंकि इसके पीछे कोई बड़ा स्टूडियो नहीं है। अगर कोई A24 मूवी होती तो कुछ बन जाता इसका। वैसे हिंदी में तो आई गई है। 2023 की बेस्ट हॉरर मूवी मैंने बताई थी व्हेन इविल लर्क्स, वो भी हिंदी में आ चुकी है और आप देखोगे कि जल्दी ये रीमेक भी हिंदी में आ जाएगा। पर ये बात तो साफ है कि ब्लम हाउस अब वैसा काम नहीं कर रहा। पैसे तो कमा रहा है लेकिन हम जानते हैं कि ब्लम हाउस क्या था। वैसे मैकेंजी डेविस का ये सेकंड हॉरर रीमेक है, पहला था द टर्निंग। और फन फैक्ट ये है कि पैडी के रोल के लिए जेम्स मैकवॉय ने बेस बनाया एंड्रू टेट को, और जेम्स ने ओरिजिनल मूवी देखी नहीं थी ताकि वो इन्फ्लुएंस ना हो जाए, जो कि साफ पता चल रहा था। शूटिंग पूरी होने के 24 घंटों के अंदर ही जेम्स ने ओरिजिनल मूवी देखी और वो काफी इंप्रेस भी हुए। तो आपको ये रीमेक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। स्पीक नो इविल की ओजी ऑडियंस जरूर बताना कि दोनों वर्जन्स में से कौन सा ऊपर है, ताकि कमेंट पढ़ने वाले भी जान पाएं। इसे सेटल करते हैं अभी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और ऐसी और इंटरेस्टिंग और डिटेल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आने से पहले सोचे ना। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। और गाइस अभी काफी लेटेस्ट मूवीज आ चुकी हैं जिनका मैं काफी पहले से वेट कर रहा
था तो फिलहाल उन पे वीडियोस आएंगी। आई नो कि दोबारा काफी गैप हो गया, लेकिन मैं अब पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी ये गैप फिल हो जाए, क्योंकि अक्टूबर पूरा पैक्ड है। इसमें आप ढेर सारी मूवीज देखने वाले हो। तो रोजमेरीज बेबी और उसका जो प्रीक्वल आया है अपार्टमेंट 7A वो भी जरूर आएगा। वही मैंने डिले किया है क्योंकि एक तो स्पीक नो इविल आ गई और फिर सेलम स्लॉट भी आ गई, ऊपर से VHS भी आ गई। तो पहले मैं इन पे वीडियोस बनाऊंगा और बाद में उनकी वीडियो भी आएगी। चिंता मत करना, बस मेरे साथ बने रहो। तो मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको बाय।